जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो कि 5 जनवरी 2019 को हुआ था। उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे जीएस के पार्ट में, ये सब चीज़ें हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है और अपने आने वाले एग्ज़ाम जो कि एडवर्टीज़मेंट 51 है उसके एग्ज़ाम में किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ये सारी बातें हम करेंगे। इसके अलावा मैंने लगभग 20 से 25 जो वीडियोस हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस और विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में चैनल पे डाली हुई है। आप मॉक टेस्ट फॉर UPHESC एग्ज़ाम के प्लेलिस्ट में उनको जाके देख सकते हैं। वो वीडियो जो है वो एक्सप्लेनेशन आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, या फिर आप चैनल पे रेगुलरली विज़िट करते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरीके की इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगी वो हमारे द्वारा आप तक पहुँचाई जाती हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है UGC ग्रांट्स कमीशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। देखिए, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, UPHESC रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि UGC से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें जो है कब इसकी स्थापना हुई, कौन सी कमेटी के बेसिस पे ये बना था, कौन इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। और देखिए, इसका जो आंसर रहेगा आप सभी को पता है 1956। तो देखिए, एक इजी कैटेगरी में मैं इसको डालूंगा, लेकिन इससे मॉडरेट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको कौन सी कमेटी पे ये बेस्ड था, या जो है फर्स्ट चेयरमैन कौन था, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं UGC से रिलेटेड। तो आप UGC की जो है विकीपीडिया पेज पे जाके, या UGC से रिलेटेड और भी कोई अगर आपके पास में मटेरियल है तो वहाँ पे जाके इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल फॉर स्टैटिकल एनालिसिस। तो देखिए, ये रिसर्च एप्टीट्यूड से आप तक का क्वेश्चन है। स्टैटिकल एनालिसिस का जो टूल है वो है मतलब, और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो जो भी करंट अफेयर्स में अगर रिसर्च से रिलेटेड कोई भी चीज़ रहेगी तो वो आपको पता होना चाहिए, या जो टूल्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए जो रिसर्च में काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। तो देखिए, ICT का भी पार्ट है आपका, एक बड़ा पार्ट है, 5 क्वेश्चंस आपके बनेंगे यहाँ से। और इसमें जो है मैंने वैसे तो सारी चीज़ें लगभग कराई रखी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज़ हैं उन पे आपको ध्यान देना है। टर्मोलॉजी ICT से पूछी जाएंगी। ईमेल वाला सेक्शन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ईमेल में CC BCC ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने चैनल पे कराई हुई हैं, आप वहाँ पे वीडियोस को सर्च करके देख सकते हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ब्राउजिंग। ब्राउजिंग का मतलब होता है एक वेबसाइट, मान लीजिए आपने A वेबसाइट खोली हुई है, वहाँ से आप B वेबसाइट पर जा रहे हैं, तो वो बेसिकली ब्राउजिंग कहलाती है। जब आप वेबसाइट टू वेबसाइट जो है चीज़ों को सर्च करते हैं, देखते हैं, उसको ब्राउजिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। सर्च इंजन के ऊपर भी मैंने 2-3 वीडियोस कराई हुई हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो देखिए, इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है, विंग, गूगल, याहू, इस तरीके के जो क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्च इंजन से। क्योंकि देखिए, इंटरनेट का ज़माना है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाना स्वाभाविक है। विंडोज़ जो है इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। यहाँ पे नॉट पूछा गया है तो इसलिए आंसर रहेगा विंडोज़। अगला प्रश्न है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी IP। तो देखिए, एब्रीविएशन आपके जो यूनिट 3 है ICT की, उसमें अलग तरीके से अलग दिया हुआ है कि एब्रीविएशंस आपके आएंगे। एब्रीविएशंस का मतलब होता है फुल फॉर्म एक तरीके से। तो देखिए, IP की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, आप सभी को पता है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियोस कराई हुई हैं, जो एब्रीविएशन है उनको भी आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। फॉर्मेटिंग का आपको पता होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं कई बार कि करेक्ट फॉर्म क्या है ईमेल की, जो आप ईमेल भेजते हैं उसका करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है। तो देखिए, करेक्ट फॉर्मेट है आपका ये जो है name@website.info। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए आपका नाम ABC है, तो ABC जो भी आपका यूज़र नेम है
उसके बाद में देखिए आप जीमेल पे भेज रहे हैं तो @gmail.com, इस तरीके से ही होता है ना आपका ईमेल एड्रेस। तो अब ये थोड़ी ना होता है, 2 बार कभी नहीं आता ईमेल एड्रेस में। ऑफ website.com, तो देखिए ये www नहीं आता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है ईमेल में नहीं आता आपका। name.website.com, तो डॉट नहीं आता है, तो ज़रूर आता ही है। तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला है एक कॉम्पैक्ट डिस्क, CD, कैनिस्टर्स, डेटा ओवर। तो देखिए इनकी आपको जो कैपेसिटी होती है, स्टोरिंग कैपेसिटी, वो आपको पता होनी चाहिए। CD की होगी, DVD की होगी, ब्लू रे डिस्क की हो गई। और इनमें आपको थोड़ा डिफरेंस भी पता होना चाहिए। प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज से क्वेश्चन आ जाता है, वो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, उनकी डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एनवायरमेंट इकोलॉजी से। एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? ह्यूमन सराउंडिंग। होता तो है ह्यूमन सराउंडिंग, लेकिन अगले ऑप्शन और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। नेचुरल सराउंडिंग, इंटररिलेशन अमॉन्ग वाटर, एयर, लैंड, प्लांट एंड ह्यूमंस। तो देखिए एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारा, तो देखिए इसमें जो एनवायरमेंट का मतलब रहेगा, एनवायरमेंट का इसका जो आंसर रहेगा वो ये नेचुरल सराउंडिंग नहीं होगा। एनवायरनमेंट का मतलब ही होता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अमोंग वाटर, एयर, लैंड, प्लांट एंड ह्यूमंस। तो इसका जो आंसर रहेगा सी ऑप्शन रहेगा। देखिए जो हमारे टेरेस्ट्रियल चीज़ें हैं, ह्यूमन से हम, या प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और जो एयर में हो गए, तो सारा जो है एटमॉस्फेयर का और वाटर बॉडीज़ का, इन सब का जो एक इंटर रिलेशनशिप होता है वही एनवायरनमेंट कहलाता है। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है इन विच, तो देखिए जो 9th क्वेश्चन है वो है इन विच लिस्ट बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वर एडेड एज एन एंट्री बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो जंगली जानवर और बर्ड्स थी, बेसिकली चिड़िया वगैरह थी, उनको कौन से लिस्ट में जो है एंट्री दी गई थी? तो ये है कॉन्करेंट लिस्ट। आप सभी को पता है कि 3 टाइप की हमारी लिस्ट होती है। एक यूनियन लिस्ट होती है, उसमें अपने अलग सब्जेक्ट्स आते हैं। ये भी देखिए आपको पता होना चाहिए कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। स्टेट लिस्ट जो है उसमें अलग सब्जेक्ट्स आते हैं आपके। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट लिस्ट में कौन से कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा इनकी आपको सब्जेक्ट्स का भी पता होना चाहिए कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। आपकी डिमांड पे जो है मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो। और ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की भी संभावना रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए पुलिसिंग किस सब्जेक्ट में आती है, हेल्थ किस सब्जेक्ट में आता है, एजुकेशन किस सब्जेक्ट में आता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह हैं, ये किस सब्जेक्ट में आते हैं, सॉरी कौन से लिस्ट में आते हैं ये, तो हमें ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज द लीगल गार्जियन ऑफ काउज इन द स्टेट। तो देखिए ये इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। इसका जो आंसर रहेगा उत्तराखंड रहेगा। उत्तराखंड ने लीगल गार्जियन बताया है काउस को। स्टेट का मतलब जो है एक तरीके से न्यायिक जो गार्जियन रहेगा, कोई भी जो है गाय है उनको देखभाल करने का उनका जो काम रहेगा स्टेट का रहेगा। तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया था उस टाइम पे। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। तो देखिए एनवायरनमेंट से, सॉरी जो डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, कि ये दिन जो एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, टाइगर डे कब मनाया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए मैंने एक पूरी वीडियो कराई थी, होपफुली आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो देखिए थीम पूछी जा सकती है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 की। तो ये देखिए इसका आंसर है टाइम्स फॉर नेचर, ये इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है हु वॉज बीन अपॉइंटेड एट द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। अब देखिए आपका एक सेक्शन है कि पर्सन इन न्यूज़ वाला, पर्सन इन न्यूज़ जो कि करंट अफेयर्स में आएगा यूनिट 1। तो इसमें इसका जो आंसर है वह आदर्श कुमार गोयल। लेकिन आपको और भी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें अगर उनके चेयरपर्सन बदले गए हैं, चेयरमैन जो है बदले गए हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। जो ऑन गोइंग है और जो आने वाले हैं उनका आपको ध्यान रखना है। ऑन विच रिवर द शिव समुद्रम फॉल इज़ लोकेटेड। तो देखिए कौन सी रिवर पे शिव समुद्रम फॉल लोकेटेड है? कावेरी पे। फॉल्स जो है उनका भी आपको उनको पढ़ लेना है मोटे तौर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। यूनिवर्स से ये क्वेश्चन है और ज्योग्राफी से बेसिकली ये रिलेट करता है। तो
तो आपको जो है पता होना चाहिए लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आते रहते हैं एग्जाम में वो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर रहेगा सैटर्न। अगला प्रश्न है, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे अंग्रेजी टाइम पे, उनके जो है पॉलिसीज़ आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे सब्सिडरी अलायंस किसने दिया था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दी थी, ये आपको बताना है। परमानेंट सेटलमेंट किसने दिया था, महलवाड़ी किसने शुरू किया था, ये आपको चीज़ें बतानी है। अब देखिए इसमें है बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया था, लॉर्ड कर्जन, सभी को पता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, इन बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच अमॉन्ग दिस वॉज द मीडियम ऑफ टीचिंग। तो देखिए बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में पाली को एज अ मीडियम माना गया था। ये भारत की जो विशेषता है, भारतीय संस्कृति की विशेषता है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और आपको हिस्ट्री से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके के आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, इन विच लैंग्वेज राजा राम मोहन राय हैज़ रिटन हिज बुक गिफ्ट थ्रू मोनोथिस्ट। तो देखिए जो थोड़ी पुरानी किताबें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट राइटर्स की हैं, तो वो आपको थोड़ा सा उनका पता होना चाहिए। तो देखिए किस लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी। अगला है, बलवंत राय कमेटी इन इज एसोसिएटेड विद पंचायती राज। तो इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट जो फेमस कमेटीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। गढ़चिल कमेटी हो गया, या जो है बलवंत राय कमेटी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा आइडिया इनका होना चाहिए। अगला है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021 विच स्टेट वाज द सेकंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। तो देखिए पहला तो पूछा जाता है लेकिन यहाँ पे सेकंड पूछा गया, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। 2011 का जो सेंसस है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर इसका जो आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो ये 12 रहेगा इसका आंसर। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो कराऊंगा, इसमें जो पार्लियामेंट का सारा का स्ट्रक्चर है वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज लॉन्च इन ईयर। तो देखिए यूनिट 6 जो है आपका इकोनॉमिक्स से ये प्रश्न आया है, 1998 में शुरू की गई थी। अब आपको लगेगा कि सर इतना पुराना क्वेश्चन क्यों दे दिया है। अब देखिए आपको ये लग सकता है कि सर ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये क्या इतना पुराना क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि देखिए किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन देखिए इसका आने का एक पर्पज़ है। अभी जैसे कि पीएम किसान योजना काफ़ी चर्चाओं में थी, जब ये क्वेश्चन पेपर आया था पीएम कुसुम योजना काफ़ी चर्चाओं में थी, तो उससे रिलेटेड किसान क्रेडिट कार्ड की भी चर्चा हो रही थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है, और आने वाले एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हु होल्ड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं जहाँ पे थोड़ी ट्रिक होती है। अब आपको जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको लग सकता है कि इसका आंसर प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है यूनियन की वो प्रेसिडेंट के अंडर होती है, इसलिए इसका आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। विच इंडियन स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इस तरीके की जो इंडेक्स हैं, लिस्टिंग है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैंने अपने पुराने जो पिछली वीडियो उसमें भी बताया था कि आपको किस तरीके के इंडेक्स तैयार करने हैं। इसका जो आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश रहेगा। अगला प्रश्न है, हु वॉन द फीमेल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो देखिए टेनिस से रिलेटेड और फुटबॉल से रिलेटेड जो भी इवेंट्स रहेंगे वो आपको ध्यान रखने हैं, और जो है करंटली जो रहेंगे वो तो बिल्कुल आपको पता ही होने चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा नाओमी ओसाका। इन्होंने जो है फीमेल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जीता था। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द वेरिएबल स्टार नेम्ड एज डेल्टा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द वेरिएबल स्टार नेम्ड एज डेल्टा। सैम्फी भी इसको कोई बोल सकता है, कैम्फी भी बोल सकता है। तो ये देखिए क्वेश्चन लिया गया है, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस। विज्ञान के क्षेत्र में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसका आंसर है जॉन गुडरिच। ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। टेन्योर ऑफ चंद्रयान रोवर मिशन। अब देखिए जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसरो, नासा, डीआरडीओ, ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और नासा जैसे अमेरिका का है, तो इसमें या चाइना का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो रिसेंट एक्टिविटीज़ हैं वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब ये इसी की तर्ज पे क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रयान रोवर मिशन का टेन्योर क्या है, तो 14 दिन था इसका। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन एक्साइल ऑटोबायोग्राफी है किसकी।
तो इस तरीके के कुछ पुराने क्वेश्चन जो काफ़ी जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी आपके पूछे जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, दलाई लामा ने ये लिखी है। अगला प्रश्न है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज। तो देखिए जो आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की जो आर्ट एंड साइंस है, तो उसको पेडागोजी कहा जाता है। ये बच्चों से रिलेटेड है। एंडागोजी आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, एंडागोजी किसके पढ़ाने के आर्ट एंड साइंस को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्राइमरी डेटा डू नॉट इन्वॉल्व। तो देखिए प्राइमरी डेटा में शेड्यूल्स, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी आते हैं। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो डायरेक्टली जो इन्वॉल्व्ड पार्टी होती है, जो फर्स्ट पार्टी होती है, उससे लिया जाता है। किताबें जो हैं ये किसी के रेफरेंसेस पे या ये सेकेंडरी डेटा में आ सकती हैं। अगर मान लीजिए किसी ने जो है ऑथर ने नहीं लिखी, किसी ऑथर के ऊपर किसी ने उसकी जो है बायोग्राफी लिखी है, तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ऑटोबायोग्राफी जो है प्राइमरी डेटा में आएगा, और ये सारे जो है क्वेश्चनरी, इंटरव्यूज़, शेड्यूल जो है प्राइमरी डेटा में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है डू नॉट इन्वॉल्व, तो देखिए किताब नहीं आएगी। और कई बार जो है आपको ऑप्शंस भी देखने होते हैं, ऑप्शंस के बेसिस पे भी आपको इसको एलिमिनेट करना होता है। अगला प्रश्न है और जो लास्ट प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको NIRF कहा जाता है। तो देखिए इस तरीके की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। जैसे IQAC की फुल फॉर्म आप बताएंगे, IQAC की फुल फॉर्म आप बताएंगे, NAC की फुल फॉर्म आप बताएंगे, NAAC क्या होती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस तरीके की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। एजुकेशन से रिलेटेड ये सारी फुल फॉर्म्स हैं। तो देखिए ये रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा। ये NAC की जो फुल फॉर्म है, सॉरी NAC की जो फ्रेमवर्क है, ये रैंकिंग है, ये HRD द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब कुछ नहीं। अगर आपको ये भी आइडिया होगा कि ये जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप इसको HRD कर देंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही एजुकेशन के मोस्ट ऑफ द चीज़ों को रिलीज़ करता है, तो आप इसको यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको इनको बेस मानना है और आपको अपनी तैयारी इसी के तरीके से करनी है। और मान लीजिए आप जो है इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं, तो आपको जो है एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। और यही क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है एक डायरेक्शन देते हैं, चाहे वो आपका एक ग्रुप D का एग्ज़ाम हो और चाहे IAS का एग्ज़ाम हो। सभी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही हमें पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी और आप इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो करेंगे और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।